आईएएस में ऐसे नहीं पूछेगा आपको कि सीधा कहाँ हुआ था, ये तो बिल्कुल याद हो जाएगा। पूछेगा जलियांवाला बाग कांड का तत्कालिक कारण क्या था, ऐसे पूछते हैं। तो उसमें ऑप्शन ए बी सी डी देंगे क्या है। उस समय तत्कालिक कारण तो ये था, शुरुआती कारण था कि जो काला अधिनियम बनाया गया था रॉलेट एक्ट, उसके विरोध में एक आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने घोषणा किया, गांधी जी ने घोषणा किया था कि आंदोलन चलाएंगे, लेकिन उसके पहले ही स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली से ये आंदोलन की शुरुआत कर दी। उन्होंने किया, गांधी जी को भी बुलाया गया, गांधी जी भी शामिल हो गए। गांधी जी गए आंदोलन करने के लिए, जब जा रहे थे पंजाब में, तब हरियाणा में उनको गिरफ्तार कर लिया गया पलवल नामक स्थान पे, और गांधी जी को जेल में बंद कर दिया। कहाँ बंद कर दिया गया? बम्बई में, बम्बई में भेजा गया उनको। बम्बई में जेल, ये क्वेश्चन इस तरह घुमा के पूछते हैं कि कहाँ उनको जेल में भेज दिया गया? बम्बई में जेल में भेज दिया गया। उसके बाद सभा हुई, उसमें फिर गोली चलाया माइकल ओडायर ने, लगभग 379 सरकारी आंकड़ा कहता है। उसके बाद जांच कमेटी बैठी, हंटर कमेटी, हंटर कमेटी एक जांच बैठी। ये जांच 8 सदस्यीय थी। इसमें से हंटर के अलावा 4 और यूरोपीय थे। उन 4 और यूरोपीय, उनका नाम अलग अलग है। स्मिथ थे, बैरो थे करके, ये इसमें स्मिथ थे, बैरो थे, और क्या कहते हैं, 3 भारतीय थे। ये हमेशा कभी कभी पूछते था। चिमनलाल, ये भारतीय थे। साहबजादा सुल्तान, ज्यादा सुल्तान और जगत नारायण, इन 3 भारतीयों को इस कमेटी में, हंटर कमेटी में बनाया गया था। कांग्रेस पार्टी ने भी कमेटी का गठन किया जलियांवाला बाग कांड की जांच करने के लिए, मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। उसमें तहकीकात, गांधी जी सदस्य थे। उसके सदस्य थे कौन कौन थे? गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, जयकर, वो मालवीय का अध्यक्ष थे, ठीक है, जयकर, जयकर जी, और ये तैयब जी, तैयब जी, हमने शॉर्ट में नाम लिखा। तो ये 1919 की घटना थी। इसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू ही हुआ था। इलाहाबाद में एक अधिवेशन आयोजित हुआ था। उस अधिवेशन में ये कहा गया था कि खिलाफत तो चल ही रहा है, इसके साथ ही साथ एक और आंदोलन चलेगा जिसका नाम है असहयोग आंदोलन, और ये आंदोलन का नेतृत्व करेंगे महात्मा गांधी। तो इस आंदोलन का पूरा नेतृत्व दिया गया गांधी जी को। लेकिन उस समय गांधी जी कांग्रेस पार्टी के मेंबर भी थे, इसीलिए कोई भी जब आंदोलन चलाया जाता था उस समय, तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी होने के नाते उस अधिवेशन में ये प्रस्ताव रखा जाता था। तो असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखा गया। कांग्रेस का अधिवेशन कब होता है? दिसंबर में होता है, हमेशा 30 या 31 दिसंबर को होता है। लेकिन जब कोई भी आंदोलन या किसी कार्यक्रम पे अलग से विचार विमर्श किया जाता है, तो उसके लिए विशेष अधिवेशन किया जाता है। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए विशेष अधिवेशन की चलाया, मतलब विशेष अधिवेशन बुलाया गया, विशेष अधिवेशन। और असहयोग आंदोलन शुरू करने का जो दिन था 1 अगस्त 1920, ये शुरू हुआ 1 अगस्त 1920। आंदोलन भी ये शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हुआ असहयोग करना। लेकिन इस आंदोलन को एक प्रस्ताव के रूप में रखना था, तो कलकत्ता में एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया सितंबर 1920 में। कलकत्ता का विशेष अधिवेशन। इस
अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। इस अधिवेशन में कांग्रेस का असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव रखा गया, तो कुछ लोगों ने इस असहयोग आंदोलन का पक्ष लिया, कुछ लोगों ने विरोध किया। देखिए विरोध किसने किया? सबसे पहले विरोध किया CR दास यानी चितरंजन दास ने, विरोध किया एनी बेसेंट ने, विरोध किया मदन मोहन मालवीय ने, ये विरोध किया। एनी बेसेंट ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस पार्टी ही छोड़ दी उन्होंने। एनी बेसेंट ने विरोध किया कि असहयोग आंदोलन नहीं चलना चाहिए सरकार के खिलाफ, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ही छोड़ दिया। चितरंजन दास ने विरोध किया इसका। चितरंजन दास का विरोध करने का कारण दूसरा था। उस समय जब 1919 का अधिनियम बनाया था ब्रिटिश सरकार ने, तो प्रांत में और केंद्र में चुनाव होना था। उसी नियम के तहत प्रांतों में जो प्रांत थे, जैसे बंगाल प्रांत था, बिहार प्रांत था, उड़ीसा प्रांत था, अवध और प्रांत था, जो अवध और उत्तर पश्चिम, पंजाब प्रांत था, इन प्रांतों में और केंद्र में केंद्रीय विधानसभा थी, वहाँ भी चुनाव होना था। तो चितरंजन दास ये चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को 1919 अधिनियम का समर्थन इस दृष्टिकोण से करना चाहिए कि चुनाव में भाग लेना चाहिए। इसीलिए उन्होंने पहले असहयोग का विरोध कर दिया। असहयोग का देखिए क्वेश्चन जरूर आता है कि किसने विरोध किया, किसने समर्थन किया। समर्थन किसने किया? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू समर्थन किया, मोतीलाल नेहरू ने। अली बंधुओं ने समर्थन किया। अली बंधु का मतलब हो गया मोहम्मद अली, शौकत अली। और समर्थन किया अबुल कलाम आजाद ने। इन लोगों ने समर्थन किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भी विरोध किया। ये भी विरोधी थे शुरुआत में, ये समर्थन किया इन लोगों ने। ये तो देखिए विशेष अधिवेशन था। फिर दिसंबर में नागपुर में, महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस का फिर सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था उसको पूर्ण रूप से मंजूरी दे दी गई। नागपुर अधिवेशन ये हुआ आपका 1920 दिसंबर। इस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन हो गया। ये जो असहयोग आंदोलन आखिर था क्या? गांधी जी किस चीज के लिए ब्रिटिश सरकार से, असहयोग का मतलब है कि सहयोग ना करना, लेकिन किस चीज का सहयोग नहीं करना चाह रहे थे? उन्होंने क्या, वही चीज तो पहले स्वदेशी आंदोलन में हम लोग पढ़ चुके हैं। स्वदेशी में क्या विरोध हुआ था? विदेशी कपड़ों का हुआ था ना। यहाँ भी ये कहा गया, यहाँ कहा गया विदेशी कपड़ों का, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। यहाँ पे विदेशी कपड़ों का बयान। यहाँ भी ये कहा गया कि जो छात्र लोग हैं वो विद्यालय को छोड़ दें, सरकारी विद्यालय को छोड़ दें। छात्र सरकारी विद्यालय को छोड़ दें, विद्यालय को छोड़ दें। ये छात्र, वकील लोगों से कहा गया था वकालत छोड़ दें। स्थानीय निगम जैसे नगर पालिका हुआ, नगर पंचायत हुआ, इनके जो मेंबर हैं भारतीय, वो सदस्यता स्थानीय संगठन के सदस्य इस्तीफा दे दें। मेसोपोटामिया में नौकरी ना करें।
मेसोपोटामिया में जाकर नौकरी ना करें। ये मजदूरों से कहा गया था। सरकार ले जाती थी उस समय मेसोपोटामिया, मतलब हो गया इराक, ठीक है, वहाँ पर नौकरी ना करें। अभी किसानों से ये नहीं कहा गया कि कर मत दीजिए, ये अभी कहा नहीं गया था, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद, कुछ दिन बाद किसानों ने इसमें शामिल हो गए। उन्होंने कर न देने का आंदोलन भी कहीं ना कहीं चला दिया। ये शामिल नहीं था, लेकिन बाद में ये शुरू हुआ कर न देने का। बाद में तो ये प्रस्ताव था, यही प्रस्ताव था असहयोग आंदोलन जो गांधी जी को चलाना था। गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष में हम आज़ादी दिला देंगे। इसी आंदोलन में ये कहा था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे पूछा गया है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि हम भारत को 1 वर्ष में आज़ादी दिला देंगे। ज़्यादातर लोग जो नहीं पढ़े हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन मार के चले आते हैं। वास्तव में इसी में कहा था 1 वर्ष में आज़ादी दिला देंगे। होगी या सर 1930 में अगर वापस ना लिए होगी 1 वर्ष में आज़ादी, ये आंदोलन शुरू हुआ। ये पूरा आंदोलन शुरू हो गया। ये भारत के कई क्षेत्रों में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, अवध में, पंजाब में, हर जगह ये आंदोलन फैल गया। इसमें भी छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें शराब की दुकानों पर धरना दिया गया, विदेशी कपड़े को जलाया गया, विदेशी कपड़े के बहुत अधिक बहिष्कार किया गया। उस समय जितना आयात होता था उसमें 1/3, ऐसा माना जाता है कि 1/3 की कमी हो गई। ब्रिटिश से 33% आयात में कमी हो गई विदेशी कपड़े। ये क्या कहते हैं, इसी समय गांधी जी, देखिए विदेशी कपड़ा सबसे ज़्यादा गांधी जी ही पहनते थे। विदेशी कपड़ा पहनने का मतलब होता था कोट पैंट टाई और विदेशी टोपी, और ज़्यादातर वो गांधी जी ही पहनते थे उस समय तक गांधी जी ही पहनते थे। इसीलिए जब गांधी जी ने ये कहा कि विदेशी कपड़े, तो उनसे किसी ने कहा कि आप तो सबसे अधिक पहनते हैं, तो उसी समय से गांधी, यानी इसी आंदोलन से गांधी जी ने विदेशी कपड़ा छोड़ दिया, त्याग दिया। पूरे जीवन भर जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई उन्होंने विदेशी कपड़ा नहीं पहना और अपने हाथ से ही सिलाया कपड़ा ही पहनते थे। इसीलिए असहयोग आंदोलन में एक चीज़ और जुड़ा हुआ था, खादी का प्रचार प्रसार। इसका भी ये बहुत बड़ा था, खादी का प्रचार प्रसार। इस आंदोलन के साथ साथ कुछ प्रांतों में छोटे मोटे आंदोलन और भी हुए जो असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। जैसे अवध में, अवध यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश, वहाँ भी आंदोलन हुआ। वहाँ पे एक सभा बनी हुई थी 1920 ईस्वी में, अवध किसान सभा। 1920 ईस्वी में अवध किसान सभा ये बना हुआ था। इसको बाबा रामचंद्र देव ने बनाया था। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के थे, महाराष्ट्र के एक सन्यासी व्यक्ति थे। उन्होंने अवध किसान सभा, इस सभा का बनाने का उद्देश्य था कि जमींदारों के खिलाफ जो कृषक हैं उनकी लड़ाई लड़ना। तो असहयोग आंदोलन के दौरान अवध किसान सभा के लोगों ने भी असहयोग आंदोलन का साथ दिया। इसी समय प्रतापगढ़ में एक और आंदोलन शुरू हुआ, उसको कहते हैं नाई धोबी बंद आंदोलन। नाई धोबी बंद आंदोलन यानी नाई और धोबी थे उस समय प्रतापगढ़ में, उन्होंने जमींदारों के खिलाफ अपना क्या कहते हैं विरोध प्रकट किया। इन लोगों ने हड़ताल कर दिया कि हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। तो ये बहुत फेमस आंदोलन था जो असहयोग आंदोलन के दौरान ही चला। असहयोग आंदोलन के दौरान ही पंजाब में भी गुरुद्वारा में आंदोलन चला, पंजाब क्षेत्र में। वहाँ पे पंजाब में उस समय ननकाना साहब कहाँ पे? एक कलकत्ता
बगदाद को, कहाँ पे? पाकिस्तान में है। और उस समय जितने भी गुरुद्वारे थे उसमें ब्रिटिश साम्राज्य ने उसको अपने अधीन कर लिया था, गुरुद्वारों को, और अपने पसंदीदा व्यक्ति महंतों को वहाँ पे नियुक्त कर दिया था। तो गुरुद्वारे की जितनी भी संपत्ति होती थी उसी पे ये महंत अधिकार किए हुए थे। तो यहाँ पर आंदोलन, असहयोग आंदोलन के साथ ही ये ननकाना साहब का भी आंदोलन शुरू होता है 1921 ईस्वी में। इसमें भ्रष्ट महंतों के खिलाफ ये आंदोलन था, भ्रष्ट महंतों के खिलाफ ये आंदोलन चला। बाद में 1925 ईस्वी में इस आंदोलन के फलस्वरूप क्या हुआ, पूरे गुरुद्वारा पर नियंत्रण करने के लिए एक कमेटी बन गई और उसको कहा जाता है शिरोमणि प्रबंध कमेटी। ये कमेटी का बाद में गठन हो गया। इससे क्या है, जो गुरुद्वारों में भ्रष्ट महंत थे वो क्या कहते हैं, हटा दिए गए। तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही पंजाब में भी आंदोलन चला। असहयोग आंदोलन के दौरान भी केरल में भी आंदोलन चला, केरल के मालाबार में। और ये आंदोलन था मोमला विद्रोह 1921। देखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान ही 1921 ईस्वी में मालाबार में मोमला विद्रोह हुआ। इसके नेता थे अली मुसलियार। और ये जमींदारों के खिलाफ था। जमींदारों के खिलाफ था ये आंदोलन। उत्तर प्रदेश में भी आंदोलन और भी चला 1921। ये असहयोग ही आंदोलन का एक रूप है। असहयोग आंदोलन के दौरान ही उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर, यहाँ पर एक आंदोलन चला 1921 ईस्वी में। इसके नेता थे मदार पासी। ये भी जमींदारों के खिलाफ आंदोलन हुआ। तो यहाँ कहने का ये मतलब है कि गांधी जी ने तो असहयोग आंदोलन शुरू किया, अलग अलग प्रांत में इस असहयोग आंदोलन के दौरान ही और भी आंदोलन जुड़े। ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही उन लोगों को भी ये मौका मिल गया कि गांधी जी तो आंदोलन शुरू किए हैं, हमारे जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम है उनको भी उठाया जाए। तो देखिए, किसान आंदोलन भी जुड़ गया इसी के साथ। ये आंदोलन पूरी तरीके से हर जगह शुरू हो गया। बंगाल के मिदनापुर में कर न देने का आंदोलन चला। बंगाल के मिदनापुर में यूनियन बोर्ड को कर न देने का आंदोलन चला। उन्नीस 1920 ईस्वी में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उसी समय ब्रिटेन के राजकुमार भारत में घूमने के लिए आए थे। इसी समय असहयोग आंदोलन भारत में शुरू हुआ था और ब्रिटेन के राजकुमार भारत में घूमने के लिए आए थे, यहाँ पे देखने के लिए आए थे कि भारत में की व्यवस्था क्या है, वहाँ भेजा गया था। तो वो उनकी जो यात्रा शुरू हुई थी वो हुई थी बम्बई से। नवंबर 1921 ईस्वी में, 17 नवंबर 1921 को एडवर्ड, राजकुमार एडवर्ड प्रिंस ऑफ वेल्स बम्बई में आए थे। बम्बई में जब आए तब ये निर्णय लिया गया था कि उनका स्वागत ऐसे किया जाएगा कि उस दिन सारी मार्केट बंद हो जाएगी।
तो जब राजकुमार बम्बई उतरते हैं तो उनको तो मालूम था कि स्वागत होगा, और जब वो आए तो पूरी मार्केट बंद थी, पूरा बंद था बम्बई उस समय असहयोग आंदोलन के दौरान। तो वो जहाँ बम्बई में जाते थे उनको काले झंडे भी दिखाई जाते थे। पूना से लोनावाला एक जगह है जहाँ पे ट्रेन लाइन और सड़क एक साथ, उसकी दूरी बहुत कम है, एक साथ गुजरती है, करीब 35 किलोमीटर। तो जहाँ जहाँ वो ट्रेन से यात्रा करते हुए गए वहाँ वहाँ लोगों ने उनको काले झंडे दिखाते हुए उनका विरोध किया। तो ये जब राजकुमार यहाँ आए थे तो एक कहानी ये थी कि जब गांधी जी लंदन गए थे तो उनके पिताजी ने पूछा, देखिए ब्रिटेन में राजकुमार यानी जो लड़का होता है पुत्र, वो राजकुमार था, और राजा जो थे वहाँ के उस समय, तो उस राजा ने उनसे पूछा था गांधी जी से कि मेरा लड़का तो वहाँ घूमने गया था, आपने क्यों विरोध किया? वो तो पहली बार गया वहाँ पे घूमने के लिए, और आपने ऐसा आंदोलन चला दिया कि हर जगह सड़कें बंद थी, उसका ना कोई स्वागत हुआ ना कोई वो हुआ। एक राजकुमार का ऐसे स्वागत करना चाहिए। तो गांधी जी ने कहा था कि आपके लड़के का विरोध नहीं था, आपकी ब्रिटिश नीतियों के कारण जो है लोग विरोध कर रहे थे। तो ये गांधी जी का देखिए उस समय का उत्तर दिया था गांधी जी ने वहाँ के राजा से। तो ये जो ब्रिटिश मतलब 1921 ईस्वी में जो आए थे उनकी यात्रा शुरू हुई थी बम्बई से। 1921 नवंबर बम्बई में एडवर्ड, ये प्रिंस ऑफ वेल्स इनको बोला जाता है, राजकुमार, ये भारत आए थे। ये जहां भी गए वहां पे इनका विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए 1921। ये पूरा आंदोलन, असहयोग आंदोलन पूरा अपने चरम स्थिति पे था पूरा। लेकिन एक घटना घट जाती है 1922 ईस्वी में। उसके पहले 1 फरवरी को महात्मा गांधी, उस समय के जो वायसराय थे, उनको पत्र लिखा। उस समय कौन वायसराय था? महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में वायसराय को पत्र लिखा असहयोग आंदोलन के दौरान कि अगर आप हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो एक और सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ शुरू किया जाएगा। तो वो वायसराय कौन थे? नहीं। इसीलिए देखिए वायसराय का कार्यकाल ऐसे महत्वपूर्ण आंदोलन में जरूर याद रखिए। लॉर्ड रीडिंग, चैनफोर्ड का काल था 16 से 20 तक, ठीक है, 16 से 21 था, लेकिन 21 के हमने ये क्वेश्चन 22 का पूछा आपसे, ठीक है। तो 22 में उस समय गांधी जी ने यंग इंडिया में 1 फरवरी 1922 को एक पत्र लिखा कि अगर 7 दिन के अंदर हमारी मांग नहीं मानी गई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा। देखिए डेट याद रखिए, 1 फरवरी 1922 में लेटर लिखा गया है और इसमें 7 दिन का मोहलत दिया गया था वायसराय को। लेकिन इसके पहले ही एक घटना घट जाती है। कौन सी घटना? कौन सी घटना घटती है? चौरी चौरा कांड। कब घटती है? देखिए गांधी जी ने कब दिया था लेटर? 1 फरवरी को। कितने दिन की मोहलत थी? 7 दिन की। लेकिन आपके गोरखपुर जिले में चौरी चौरा किस जिले में? देखिए एक ऑप्शन आ चुका है, कई लोग देवरिया मार के चले आए। गोरखपुर में है। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान को 5 फरवरी को भीड़ में क्या किया, पुलिस थाने को जला दिया। इससे करीब 32 जो पुलिस कर्मचारी थे उनकी मृत्यु हो गई। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड। करीब ऐसा माना जाता है कि 32 पुलिसकर्मी की मृत्यु आग जलने के कारण हो जाती है। गांधी जी का देखिए ये आंदोलन ही अहिंसा के आधार पे था।
जब गांधी जी ने ये देखा कि ये भीड़ अब नियंत्रण में नहीं है, हिंसा करने लगी है, तो उन्होंने तुरंत एक प्रस्ताव लाकर असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। ये प्रस्ताव जहाँ पर लाया था वो स्थान था बारदौली, और जिस डेट को ये प्रस्ताव लाया था उस डेट था 12 फरवरी 1922। बारदौली का प्रस्ताव, बारदौली का प्रस्ताव असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। गांधी जी के इस आंदोलन क्या कहते हैं असहयोग आंदोलन को बंद करने से सभी ने विरोध किया। ऐसा कोई लीडर नहीं था जो उस समय का जिसने विरोध ना किया हो, सभी ने विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू ने विरोध किया, मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया, सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया, चित्तरंजन दास ने विरोध किया, सभी ने विरोध किया कि जब पूरी जनता इस तरह क्या कहते हैं उग्र थी और सरकार भी घुटने टेक रही थी, तो एक छोटे जगह एक घटना के कारण गांधी जी को आंदोलन बंद नहीं करना चाहिए था। मोतीलाल नेहरू ने अपना एक सेंटेंस भी भेजा था कि अगर क्या कहते हैं कन्याकुमारी में कोई घटना होती है तो उसको सजा हिमालय को नहीं देना चाहिए, यानी अगर दक्षिण में कोई घटना हुआ तो उत्तर भारत में इस तरह की कहते हैं सजा लेनी नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने भी यही कहा, उन्होंने भी आरोप लगाया कि ये राष्ट्रीय आंदोलन से खिलवाड़ है। सभी लोगों ने गांधी जी की आलोचना की, लेकिन जनता उस समय गांधी जी के प्रभाव की इसलिए जनता बहुत ज़्यादा विरोध नहीं किया। गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस कर दिया गया, गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया, बाकी नेताओं को सबको गिरफ्तार किया गया, गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, उनको मुकदमा चलाया गया भड़काने का, उनको 6 साल की सजा भी सुनाई गई। तो मार्च 1922 में अहमदाबाद के सेशन कोर्ट में गांधी के ऊपर मुकदमा चलाया। उस समय जो जज थे ब्रूकफील्ड, ये जज थे, लेकिन कोर्ट के बाहर जनता इतनी एकत्रित हो गई, वो गांधी कह के इतना विरोध करने लगी, तो ब्रिटिश सरकार तब भी बहुत परेशान थी कि गांधी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस जन आंदोलन से। लेकिन गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाई जाती है यहाँ पर, 6 साल की सजा, 6 वर्ष की सजा सुनाई 1922 ईस्वी में। ये देखिए, आपको पहले ही बता चुके हैं, लॉर्ड लिटन कानून बना चुके थे कि अगर कोई भड़काएगा, कोई व्यक्ति ऐसा काम करेगा तो उसको कम से कम 6 साल की सजा जरूर मिलेगी। तो इसी कानून के तहत ये 6 साल की सजा गांधी जी को भी सुनाई गई। उस समय बाकी जो नेता थे, क्योंकि मूल रूप से गांधी जी का एक नेतृत्व था, तो गांधी जी को तो सजा सुना दी गई, बाकी लोग शामिल थे उन लोगों को छोड़ दिया गया, जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, वल्लभ भाई पटेल, इन सब लोगों को छोड़ दिया गया। पहले इन सभी लोगों ने अपनी वकालत भी छोड़ दी थी, जितने भी थे, और बाकी सभी वकील थे। मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, ये सभी लोग वकील थे। चित्तरंजन दास ये कलकत्ता में वकील थे, मोतीलाल नेहरू ये इलाहाबाद में वकील थे, वल्लभ भाई पटेल ये गुजरात के वकील थे। इन सभी लोगों ने वकालत छोड़ा, लेकिन बाद में इनको सरकार ने छोड़ दिया। इस वक्त क्या कहते हैं 1922 में जब इन लोगों को छोड़ा था, तो कांग्रेस पार्टी में फिर एक मतभेद उत्पन्न होता है, वही चुनाव लड़ने का। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि प्रांतीय स्वतंत्रता दिया था, यार प्रांत में भी चुनाव होता था और केंद्र में भी चुनाव होता था। तो कुछ लोग चाहते थे कि चुनाव लड़कर, यानी विधानसभा में बैठकर सरकार का विरोध किया जाए, यानी सरकार क्या कहते हैं चुनाव लड़कर। तो इसमें कांग्रेस पार्टी में मतभेद होने लगा। 2 विचारधारा हमारे सामने आती है, एक आती है परिवर्तनवादी और एक आती है अपरिवर्तनवादी। परिवर्तनवादी ये चाहते थे कि कांग्रेस के सिद्धांतों में परिवर्तन किया जाए, जैसे वो चुनाव जो नहीं लड़ना चाहते, यानी चुनाव लड़ा जाए,
जो परिवर्तनवादी थे। परिवर्तनवादी में चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, ये परिवर्तनवादी थे। और अपरिवर्तनवादी में जो थे आपके वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और राजगोपालाचारी। ये आप ये नहीं चाहते थे कि परिवर्तन हो, मतलब कांग्रेस ने जो बनाया है विरोध का वही विरोध होना चाहिए। लेकिन बाद में जब देखा गया कि फिर जैसे नरम दल गरम दल बट गया था 1907 में, ऐसी कंडीशन ना हो, इसीलिए बीच का रास्ता निकाला गया। और एक फिर जैसे कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ, इन दोनों को रास्ते में यानी आपस में बातचीत करने के लिए नई दिल्ली में उस समय एक विशेष अधिवेशन हुआ अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में। दिल्ली अबुल कलाम आज़ाद, दिल्ली में। इसमें ये निर्णय लिया गया कि जो परिवर्तनवादी विचारधारा है, यानी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं, उनको इजाज़त दे दी गई, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में रहकर ही चुनाव लड़ें। वो एक पार्टी गठन कर सकते हैं चुनाव के नाम पे, कांग्रेस के नाम से चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस के नाम से पहले चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वो एक अपना नया पार्टी बने। इसीलिए 1923 ईस्वी में एक नई पार्टी का गठन हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं स्वराज पार्टी। ये इलाहाबाद में गठन हुआ। इसके अध्यक्ष थे जो है चित्तरंजन दास, और सचिव थे मोतीलाल नेहरू। सचिव मोतीलाल नेहरू थे। ये स्वराज पार्टी का गठन किया गया। इसका उद्देश्य यही था कि प्रांतीय और केंद्र में चुनाव लड़ा जाए। 1923 की यह घटना थी। 1924 ईस्वी में गांधी जी को स्वास्थ्य के आधार पे वायसराय ने रिहा कर दिया। कारण तो कुछ और था, स्वास्थ्य तो अपनी जगह था, लेकिन वायसराय चाह रहे थे कि अगर गांधी जी को ज़्यादा दिन तक जेल में रखा गया तो जनता के अंदर जो उग्रता है वो फिर आ जाएगी। उनको ये सूचना गुप्त रूप से मिल गई थी, इसीलिए 1924 में तुरंत को रिहा कर दिया। 1924 में गांधी जी को रिहा किया और 1924 ईस्वी में गांधी जी से और चित्तरंजन दास के बीच में एक समझौता हुआ। गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच में समझौता हुआ। इसको गांधी दास पैक्ट भी बोलते हैं। इस समझौते में गांधी जी ने चित्तरंजन यानी स्वराज पार्टी की सारी मांग को मांग लिया, लेकिन गांधी जी स्वयं चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उनको समर्थन दे दिया कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 1924 ईस्वी में। उसके बाद जब चुनाव हुआ, जो उन्होंने चुनाव होने के बाद, ये 1924 में चुनाव देखिए 23 में हुआ, लेकिन गांधी जी ने चूंकि जेल में थे, गांधी जी ने एक समझौता करके उनका समर्थन कर दिया चित्तरंजन दास। ये आप चुनाव जो लड़ रहे हैं उसका हम विरोध नहीं करते, ये गांधी जी का समर्थन था। चुनाव हुआ उस समय देखिए प्रांत और रियासत अलग अलग थी। उस समय भी कई प्रांत थे, तो कई प्रांतों में चुनाव लड़ा। केंद्रीय विधानसभा में भी कहते हैं चुनाव हुआ। तो मध्य प्रांत में, यानी आज का जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रांत में इनको बहुमत मिल गया स्वराज पार्टी को। इनको बहुमत मिला मध्य प्रांत में। और ये क्या कहते हैं, बंबई, बंगाल और उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी अवध प्रांत, यानी यहाँ पर इनको बड़ी सीट मिली, अधिक सीट मिली।
पंजाब में इनको कुछ खास जो है नहीं मिला, तो बम्बई, मध्य प्रांत, उत्तर पश्चिमी प्रांत यहाँ पे ज़्यादा, और पंजाब और मद्रास इनको ज़्यादा नहीं मिला। ये क्या कहते हैं, ये लोग भी चुनाव लड़के गए, मध्य प्रांत में उनकी सरकार भी बनी, तो कई जगह इन्होंने अपने विधेयक क्या कहते हैं बनवाया भी, काम भी किया। शुरुआत में इन लोगों ने तो कई काम किया। इन्हीं के एक पार्टी के सदस्य को बाद में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया, विट्ठल भाई पटेल को। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को कांग्रेस का केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। स्वराज पार्टी के सुझाव पर सरकार ने राजनीतिक सुधार के लिए एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी का नाम था मुंडी मैन कमेटी। स्वराज पार्टी की सलाह पर 1924 ईस्वी, स्वराज पार्टी की सलाह पर 1924 ईस्वी में मुंडी मैन कमेटी ये बनी थी। ये कमेटी 1919 के अधिनियम की जांच करना है इसको, कि इस अधिनियम में जो राजनीतिक कमियां हैं उसको कैसे सुधार किया जाए। तो ये आपका ये 1924 और 1925 तक ये स्वराज पार्टी क्या कहते हैं सरकार के साथ शामिल हो गई। पार्टी सरकार को सहयोग भी आगे चल के, लेकिन स्वराज पार्टियों ने भी, चूंकि जब कोई सरकार बन जाता है तो उन्होंने भी बाद में सरकार का ही सहयोग करने लगे, वो यानी ब्रिटिश सरकार का ही सहयोग करने लगे। पहले चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद स्वराज पार्टी भी, उनका भी उद्देश्य भटक जाता है, सरकार की नीतियों का आगे चल के वो समर्थन करने लगते हैं। तो इसी कारण स्वराज पार्टी आगे चल के उनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये जो आपका इतिहास है ये 1924 तक का देखिए इतिहास था। इसी 1924 तक के इतिहास के पहले देखिए 1924 तक का तो ये इतिहास था ही। भारत में और पूरी दुनिया में इस समय साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ था। इसी समय 1920 के आसपास देखिए औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। आप लोग जानते ही हैं औद्योगिक क्रांति का होने का मतलब होता था कि उद्योग का स्थापना, बड़े बड़े पूंजीपति लोग जिन्होंने उद्योग स्थापित किया वो अधिक से अधिक अमीर होने लगे, और अधिक से अधिक वो अमीर होने लगे, मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। इसलिए दो विचारधारा पूरी दुनिया में हुई। और मार्क्स, आपने सुना होगा मार्क्स का नाम। मार्क्स ने ये कहा था कि उद्योगपति जो है वो मजदूरों की पूरी जीवन की जो कमाई है वो ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने एक उदाहरण बताया था कि कोई भी वस्तु जो 100 रुपये में बिक रही है उसकी लागत अगर 15 रुपया है तो मजदूर को सिर्फ 5 रुपया मिलता है, बाकी 80 रुपया कौन ले लेता है? पूंजीपति। तो इसलिए ये विचारधारा हुई। 1917 में रूस में क्रांति हुई थी। 1917 में रूस में क्रांति हुई और वहां के जो राजा थे जार, उनकी हत्या कर दी गई। और वहां के एक साम्यवादी नेता, साम्यवादी का मतलब होता है जो मजदूरों कृषकों को क्या कहते हैं पक्ष लेता है, ठीक है, साम्यवादी। तो जब रूस में ये घटना हुई तो कुछ भारतीय लोग भी इससे प्रभावित हुए और रूस की यात्रा करने लगे वहाँ पे। और उनके मन में भी ये आया कि अब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध मजदूरों और कृषकों का अलग से संगठन बनाया जाए। तो कई लोग रूस की यात्रा किए। उस समय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बन गया है। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। की स्थापना हुई। एक भारतीय विचारक M.N. राय
उन्होंने वामपंथी थे, उन्होंने रूस की यात्रा की और ताशकंद में, उस समय देखिए ताशकंद रूस में ही था, ठीक है, इस समय उज्बेकिस्तान है ना, उस समय रूस में ही था। 1920 ईस्वी में ताशकंद में एक भारतीय व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, एम.एन. राय। 1920 एम.एन. राय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। ये गठन किया ताशकंद, कम्युनिस्ट पार्टी का ये गठन हो गया। ये इंटरनेशनल जो संगठन था उसी के अंडर में इसको काम करना था। इसी के प्रभाव में एक भारतीय व्यक्ति जिनका नाम था सत्यभक्त, उन्होंने कानपुर में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की 1924। सत्यभक्त कानपुर, स्थान कानपुर था, भारतीय साम्यवादी दल। लेकिन सत्यभक्त ने जो कानपुर में साम्यवादी दल बनाया, उनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय से समझौता करना नहीं था। इनका यह मतलब था कि हमारे भारत में ही जो मजदूर कृषक हैं, हम उनका व्यक्तिगत हित का उद्देश्य के लिए पार्टी बनाए हैं, विदेश के लिए इसका कोई समझौता नहीं। इसीलिए सत्यभक्त ने जो पार्टी बनाई, उनके कई अनुयायी इससे उनसे अलग हो गए, फिर से एक पार्टी बनी और वो बनी बम्बई में। बम्बई में बनी 1924 ईस्वी में, इसी नाम से बना, और भारतीय साम्यवादी दल सिंगार वैलू चैटियार, ये इसको जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने मान्यता दे दी। ये मान्यता दी कि जितने भी साम्यवादी थे, देखिए ज्यादातर इंडस्ट्री उस समय इंग्लैंड में था, इसीलिए सब लोग अंग्रेज के विरोधी थे, ब्रिटिश का में विरोधी थे, तो यहाँ भी ब्रिटेन के काल में विरोधी थे। तो कई लोग रूस जाकर इस सरकार के खिलाफ गुप्त षड्यंत्र कर रहे थे। ब्रिटिश सरकार भी इन नेताओं पर, ब्रिटिश सरकार भी इन नेताओं के ऊपर ध्यान दे रही थी कि कहीं यहाँ पे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से तो कहीं दबाव नहीं डाला जा रहा है। तो यहाँ पे कई लोग पकड़े भी गए और कई कांड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो यहाँ पे 3 बहुत महत्वपूर्ण कांड हुए। एक हुआ पेशावर षड्यंत्र कांड, ये 3 कांड हुए, ये कम्युनिस्ट से संबंधित है। पेशावर, पहला हुआ पेशावर षड्यंत्र कांड 1922। दूसरा हुआ आपका कानपुर षड्यंत्र कांड 1924। तीसरा हुआ मेरठ षड्यंत्र कांड 1929। ये साम्यवादियों से संबंधित ये षड्यंत्र हुआ भारत में। साम्यवादी जो विदेश से मिलके भारत में ब्रिटिश सरकार के विरोध में ये लोग भी आंदोलन चलाना चाहते थे। ब्रिटेन में भी जो उद्योगपति के खिलाफ जो मजदूर नेता थे, वहाँ से एक व्यक्ति को भेजा गया गोपनीय रूप से, उसका नाम था फिलिप स्प्रेट। इसको आप लोग नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1926 ईस्वी में फिलिप स्प्रेट साम्यवादी नेता ब्रिटेन का था, वो भारत भेजा।
पेशावर षड्यंत्र में 10 साम्यवादियों को पकड़ा गया। पेशावर में उन पे ये आरोप लगा कि ये साम्यवादी ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना चाह रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, लोगों को क्या कहते हैं उत्तेजित कर रहे हैं। तो ये पेशावर में घटना हुई, 10 लोग पकड़े गए। कानपुर षड्यंत्र में 4 लोग पकड़े गए। कानपुर षड्यंत्र में चार महत्वपूर्ण लीडर पकड़े गए, जिनका नाम है, देखिए जो पकड़े गए कानपुर, मुजफ्फर अहमद, उनकी किताब थी नवयुग, नजमी गुप्ता पकड़ी गई। ये मेन इंपॉर्टेंट, ये 2 लीडर कानपुर में पकड़े गए। इनके ऊपर आरोप लगा कि ये 2 लीडर, जो ये लीडर हैं, ये क्या कहते हैं भारत में अंग्रेजों के खिलाफ साम्यवादी क्या कहते हैं नीति फैलाकर क्या कहते हैं परेशान करना चाह रहे हैं। तीसरा, मेरठ षड्यंत्र कांड में 31 साम्यवादी नेता पकड़े गए। उसमें भी मुजफ्फर अहमद को पकड़कर काला पानी का जेल दे दिया गया। तो ये साम्यवादियों का उस समय देखिए इतिहास था, 1920 से शुरू हुआ था और ये मेरठ कांड तक ये कांड जाता है, साम्यवादी जो विदेश से संचालित हो रहा था। लेकिन ये तो कांड हुआ, साम्यवादी के इस समय भी 2 देश हैं, कौन कौन से जो समर्थन करते हैं? चीन और रूस। चीन और रूस की देखिए उनकी जो विचारधारा है, वो लोग कहते हैं कि हम मजदूरों के लिए काम करते हैं, हम पूंजीपतियों के खिलाफ हैं। लेकिन एक ऐसा कतई नहीं है, ऐसा उनकी सिर्फ नीतियों में दिखता है कि चीन, इसीलिए उनके आप झंडे में भी देखिएगा तो हथौड़ा और वो क्या कहते हैं हसिया, हथौड़ा और हसिया उनके रहता है, वो समर्थन करते हैं मजदूरों का। यहाँ भी साम्यवादी लोग विरोध कर रहे थे ब्रिटिश सरकार का। लेकिन यहीं पे देखिए घटना होती है, दूसरा विश्व युद्ध होता है 1939 में। उस समय जर्मनी ने जब रूस पे हमला कर दिया, अभी तक तो देखिए रूस विरोध कर रहा था ब्रिटेन का, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने 1941 में जर्मनी ने रूस पर हमला किया। तो जो ये साम्यवादी जो थे ये तुरंत बदल गए, ये अभी तक ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे, अब क्या किया, ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने लगे। कारण क्या था कि जर्मनी, देखिए दूसरा विश्व युद्ध था, जो जर्मनी, इटली, जापान ये एक अलग थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ये अलग गुट था। लेकिन जब क्या कहते हैं जर्मनी ने रूस पे हमला किया तो रूस भी इस गुट में शामिल हो गया। तो जो साम्यवादी नेता अभी तक ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे, उन्होंने तुरंत पाला पलट दिया, वो तुरंत अंग्रेजों का पक्ष लेने लगे। इसीलिए 41 के बाद एक भारत में आंदोलन चला था, भारत छोड़ो आंदोलन। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का ही विरोध करने लगे कि ये आंदोलन नहीं चलाना चाहिए, ये तो बहुत खराब है। अभी तक वो देखिए ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे थे, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध साम्यवादियों ने किया। भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध ही साम्यवादियों ने किया। तो ये एक छोटा सा देखिए इतिहास के क्रम में ही ये आंदोलन छिपा हुआ था। 1920 से 1928 तक ये घटना छोटी सी होती है साम्यवादी, ये उस समय का ये घटना था 1900। तो ये देखिए साम्यवादी आंदोलन था। चलिए अब इसको बंद कर दीजिए।